हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बीकेएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एलआईसी एओ के लिए हमने सीरीज को चला के रखा हुआ है, जिसके तहत आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंस एंड इंश्योरेंस रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलआईसी एओ का एग्जाम आपको पता है, या फिर जो उसकी नोटिफिकेशन है वो कुछ दिनों बाद आने वाली है, तो हमने प्रिपरेशन को पहले से ही स्टार्ट रखना है। तो गाइज यहाँ पे आज हमारे पास 10 क्वेश्चन है, लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा और बीच में एक अनाउंसमेंट भी है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहाँ पे चीजों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI। पहली चीज तो आप ये समझना कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम सिर्फ IRDA था, ठीक है। इसके बाद में इसमें आई को जोड़ा गया। आप दो चीज देख सकते हो, 1999 में इसको बनाया गया। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि भाई IRDAI की स्थापना कब हुई थी, दैट इज 1999। लेकिन 2000 में यानी कि 2000 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होता है? जब सरकार किसी को कानूनी हक दे देती है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2000 में मिलता है। जैसे आपने सेबी में देखा होगा, सेबी में भी ऐसी है कि 1988 में सेबी को तो बना दिया, लेकिन 1988 में सेबी को बना दिया, लेकिन 1992 में इससे रिलेटेड कानून लेके आए और तब सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, यानी कानूनी अधिकार मिल गया। उससे पहले उसको कानूनी अधिकार नहीं था। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई हेडक्वार्टर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1999 में, तब जो इसका हेडक्वार्टर था दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में इसको 2001 में चेंज करा गया, दैट इज हैदराबाद। नाउ दैट इज हैदराबाद। अब क्वेश्चन यहाँ पे बाकी भी है, देखो लखनऊ में आपको किसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा? सिडबी का, ठीक है। कोलकाता में आपको इलाहाबाद बैंक का, यूको बैंक का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि वैसे नहीं है, यूको बैंक तो है, ठीक है। तो ये उनके हेडक्वार्टर है। मुंबई में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिल जाएगा यहाँ पे सेबी, ठीक है, आरबीआई, यहाँ पे आपको पीएनबी और यहाँ पे आपको एसबीआई, ये सारे इसके हेडक्वार्टर है। देहरादून में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दूसरा आपको मिलेगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे दूसरा हो गया। और यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वे ऑफ इंडिया, SOI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको यहीं मिलेंगे। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा और चीजें बता दी है, स्टैटिक चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। और भी अगर कोई हेडक्वार्टर है तो आप लोग मुझे बता देना। दूसरा है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ IRDAI। IRDAI के वर्तमान में अध्यक्ष हेड कौन है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज N रंगाचेरी, दूसरा सुभाष चंद्र खुंटिया, देबाशीष पांडा, शक्तिकांत दास, मधाबी पुरी भुज। बाकी चीजें बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आंसर आपका है देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा IRDAI के 6th चेयरमैन हैं। तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुभाष चंद्र खुंटिया, जो कि 5th थे। तो क्या ये 4th है? नहीं, ये IRDAI के 1st चेयरमैन हैं। तो ये एग्जाम में आप लोग याद रखना, एग्जाम में आता है। नीचे नाम दिया गया शक्तिकांत दास का, तो शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं, ठीक है। RBI की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1935 में बाय द एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1934, और 1949 में RBI को नेशनलाइज यानी कि सरकारी कर दिया जाता है। मधाबी पुरी बुच, ये हैं सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन, ठीक है। और ये है 10वीं चेयरमैन। ये भी आप लोग यहां पे याद रखना, ये आता है एग्जाम में। IRDAI की एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए के साथ करी थी, ये भी एग्जाम में आ सकता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द IRDAI। IRDAI का निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है, कि IRDAI में से कौन सा काम नहीं करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे ये समझना, IRDAI जो है ना, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये कोई कंपनी नहीं है कि जाके इंश्योरेंस बेचेगी किसी को। ये जो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करेगी, चेक करेगी कि भाई जो कंपनियां हैं वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब मैं मान लो एक व्यक्ति और मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले रजिस्टर करवाऊंगा IRDAI में। IRDAI तब जाके मेरे को चेक करेगा, मेरे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, मेरे पास कॉर्पस देखेगा कि मेरे पास पैसा कितना है,
उस कंपनी के लिए, सर्वाइवल के लिए, तब जाके कहीं IRDAI मुझे अलाउ करेगा कि भाई आप भारत में इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, बिल्कुल सही है कि ये करती है कि भाई अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है और उसके राइट्स को यहाँ पे कम करा जा रहा है या फिर उसके राइट छीन लिए जा रहे हैं, तो वहां पे ये चेक करती है। प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी यहाँ पे दी जाती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करवाना होगा। प्रोमोटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इंश्योरेंस एंड द इंश्योरेंस बिजनेस, तो कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई एक बड़ी कंपनी में मेरे 500 लोग हैं, तो यहाँ पे मैं प्रमोट करूंगा उन्हें, मैं बताऊंगा उन्हें कि भाई आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, आपको ये सब, क्योंकि भारत में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का जो क्षेत्र है उसको हमने बढ़ाना है। रेगुलेट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी, आपने इंश्योरेंस करवाया, आपने पैसा दिया 5,000 रुपए, ऐसे करके लाखों लोग देते हैं और उस इंश्योरेंस कंपनी के पास लाखों रुपए आता है। अब उस लाखों रुपए को रख के वो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना। अब वो कंपनी लगाती है शेयर मार्केट में पैसा। LIC का जो भी पैसा है जिस भी कंपनी के पास, जो हमने दिया उनको, ठीक है, अब वो पैसा वो लोग किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगाएंगे ताकि वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकें, वहां से फायदा ले सकें। तो ये उसको भी चेक करते कि भाई आप ऐसा पैसा ना लगा दो कहीं कि आपका सारा पैसा शेयर मार्केट में लग गया और जब यहाँ पे देने की बात आई किसी बंदे को तब आपके पास पैसा नहीं है, तो ये उसको भी चेक करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑल आर फंक्शन इज द राइट आंसर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, IXAM-B के द्वारा LIC AO का कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसके तहत हम आपको बहुत ही बेस्ट चीजें देने वाले हैं। मैं खुद आपको वहां पे इंश्योरेंस और जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मैं वो पढ़ाऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं कोर्सेज को। देखिए यहाँ पे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है तो हमारे द्वारा आपको जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए भी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको एनरोल करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप किसी भी चीज के लिए, जर्नल के लिए, राजभाषा के लिए, IT के लिए आप भर्ती हो, लीगल के लिए भर्ती हो, तो हमारे पास इन सभी के लिए कोर्सेस है और स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज हैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चीज तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। IXAM-B के सभी मॉक टेस्ट फ्री हैं, मॉक टेस्ट अवेल करिए, अपनी नॉलेज को चेक करिए कि भाई मेरी नॉलेज कितनी है, उसके बाद जाकर आप कोर्स को ले सकते हैं। एज पर RBI गाइडलाइन, भाई RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार यू कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज, कितना अधिकतम अमाउंट जो मुद्रा है आप अपने पास रख सकते हो अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट में IPPB में एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब है अपने दिन के खत्म होने तक आप इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पेमेंट्स बैंक की। नचिकेत मोर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिस कमेटी ने भारत में एक नई तरीके के बैंक की शुरुआत के लिए सुझाव दिया था भारत को। नचिकेत मोर आप लोग याद रखना। और भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन सी है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, ये पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं? ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये लैंडिंग वाला काम नहीं कर सकते, यानी कि लोन नहीं दे सकते। तीसरी चीज, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। ठीक है, ये 3 चीज है। और ये क्या कर सकते हैं? ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं आपका, ये आपका करंट अकाउंट खोल सकते हैं, ये आपको डेबिट कार्ड दे सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहां पे ये बोल रहा है कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, भारत का एकमात्र सरकारी पब्लिक पेमेंट्स बैंक, तो ये है IPPB। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। तो 2 लाख रुपए यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई एंड ऑफ द डे तक आप इसमें होल्ड कर सकते हो अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट में। सिर्फ IPPB की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। Which of the following cannot be undertaken as a function by IPPB? पेमेंट्स बैंक की यहाँ पे बात हो रही है कि IPPB इनमें से कौन सी चीजें नहीं कर सकती है। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि ये वो चीजें क्या नहीं कर सकती हैं। फंड रेमिटेंस का मतलब होता है भाई विदेशों में पैसा भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। आपका कोई संबंधी रिलेटिव है उसको पैसा भेजना, आप भेजिए। इशू ऑफ डेबिट कार्ड, बिल्कुल ये कर सकती है। इशू ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसे डिमांड ड्राफ्ट, सुना होगा आपने, उसको बोलते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगा सकते हो उनके द्वारा, लेकिन यहाँ पे आप लोन नहीं ले सकते हो। तो आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल विल नॉट बी कवर्ड अंडर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। PLI भारत में 1800 समथिंग में आपको यहाँ पे सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ना सबसे पहले सिर्फ सरकारी लोगों के लिए था, ठीक है, ताकि उनका इंश्योरेंस हो सके। बाद में इसको बढ़ा दिया गया, बढ़ा के इसे बहुत ज्यादा लोगों पर, यानी कि आप ये बोल सकते हो प्राइवेट के लोगों का, आप ये बोल सकते हो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, CAs हैं,
आप जो भी चीजें हैं, आप इन सब प्रोफेशनल्स हैं, आपके लेक्चरर्स हैं, जो भी है उन सभी को यहाँ पे जीआई, ये जो पीएलआई है उसका लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि फॉलोइंग कैटेगरीज कौन सी है पीपल्स की जिसमें पीएलआई मिलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो होती है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से होते हैं, जिनको गवर्नमेंट रखती है संविदा पर और आगे जाकर उनके पक्के होने के चांसेस होते हैं, तो वो होते हैं सेमी गवर्नमेंट। या फिर सेमी गवर्नमेंट आप ये बोल सकते हो कि भाई ऐसी कंपनी जिसमें आधा पैसा सरकार का आधा पैसा प्राइवेट का हो, ठीक है। प्रोफेशनल्स डॉक्टर हो गए आपके, सीएस हो गए आपके, और बहुत सारी चीजें। एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड कंपनी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लिस्टेड कंपनी इन बीएससी एंड एनएससी, सिर्फ वो कंपनियां जो बीएससी और एनएससी में लिस्टेड है उन्हीं के एम्प्लॉय के लिए है पीएलआई। मतलब ये चारों सही है और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ई। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कैटरिंग टू द इंडियन नीड्स। देखिए होता क्या है, 1800 समथिंग की बात है, 1810-11 की बात है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने देखा होगा कि आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 और सबसे उसके बाद आपको मिल जाएगी 1613 के बाद, जब इन्होंने मसूली सूरत में अपनी कंपनी खोली थी। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे, आपने देखा होगा बैटल ऑफ बक्सर देखा है, दूसरा पहला देखा है आपने बैटल ऑफ प्लेसी 1757, बैटल ऑफ प्लेसी 1764, बैटल ऑफ बक्सर। इनके बाद आपने देखा होगा 1765, जहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट, रेवेन्यू राइट्स किसको दे दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए शाह आलम सेकंड के द्वारा, जो कि मुगल राजा था। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने धीरे धीरे बंगाल पे राज करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे 1772 में तो इन्होंने पूरी की पूरी चीजें ला दी। 1773 में आपने देखा होगा यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों की तादाद बढ़ने लगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी आई ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने अंग्रेजों की लाइफ इंश्योरेंस करी, सिर्फ भारतीयों की नहीं करी। तो यहाँ पे ये सिर्फ बोल रहा है कि भाई इंडियन इंश्योरेंस सिर्फ इंडियंस को भी देने वाला, तो ये कौन सा है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। इन्होंने पहली बार भारतीयों को इंश्योरेंस देना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया आपका 1870 में सबसे पहले बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने भारतीयों को भी इंश्योरेंस दिया। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1 सितंबर 1956 में 1956 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, सरकारी बना दिया जाता है इसको। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को मिलाकर क्या बना दिया, सरकारी बना दिया। आर वेंकट रमणी, कौन है आर वेंकट रमणी, ये है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन से आर्टिकल में मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल यहाँ पे 76, आर्टिकल 76। श्री राजीव कुमार है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये मिलेगा आपको आर्टिकल 324 में। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और अगर आपको ज्यादा डीप नॉलेज है तो आपने मुझे ये भी बताना है कि भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी। गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, आपको पता है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं किस यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के अभी CAG हैं, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र होता है। मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार, जिसको हम बोलते हैं MR कुमार, तो ये MR कुमार क्या है, LIC के चेयरमैन हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन इज टू इंटीग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, या फिर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आयुष्मान भारत ABY, आयुष्मान भारत योजना को जब लाया गया तो इनमें से कौन सी दो, या फिर आप बोल सकते इनमें से कौन सी स्कीम को मर्ज कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये सभी की सभी किस चीज के लिए, ये उनके लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लेबर्स हैं उन सभी के लिए ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, गरीब परिवारों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार के लिए। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ये 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक क्या है, पेंशन प्लान है। वरिष्ठ पेंशन प्लान, इसको कौन लाई थी 2014 में के आसपास, आपने देखा होगा इसे कांग्रेस सरकार लेके आई थी। वरिष्ठ पेंशन, इसमें भी 60 प्लस से ऊपर के लोगों के लिए पेंशन है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसमें क्या होता है 60 प्लस
लोग जो भी है हमारे जो सीनियर सिटीजन है उन सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे ये दोनों 1 और 4 इनको जोड़ा गया था, इन दोनों को नहीं जोड़ा गया, ये अभी भी चल रही है। मतलब इनमें से दूसरी वाली तो नहीं चल रही है, ये वाली तो अभी भी चल रही है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एज एन एसेट। अगर इंसान की लाइफ एक एसेट है तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी की वैल्यू को कम नहीं करती है। इंसान की लाइफ कम, जितने आप बूढ़े हो जाओगे उसकी आपकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। आप जितने जवान होंगे, जितने आप कम उम्र के होंगे, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिविंग टू लॉन्ग, ज्यादा जीने से भी 100, देखिए 70-80 के बाद तो हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, तो ये आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो यहाँ पे आपकी लाइफ की वैल्यू कम हो जाएगी ऑब्वियसली। डाइंग टू अर्ली, जल्दी मर जाओगे तो वैल्यू तो खत्म हो गई। लिविंग विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी चल नहीं पा रहा है, हाथ नहीं कर पा रहा है, तो भी उसकी लाइफ का कोई फायदा नहीं है, तो भी उसकी लाइफ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, उसको कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ उसका ठीक ठाक है, विदाउट लोन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, तो उसकी लाइफ की वैल्यू बड़ी रहेगी हमेशा। तो ये है हमारा राइट आंसर। इससे आपकी लाइफ की वैल्यू में कोई कमी नहीं होती, आपकी उल्टा आपकी लाइफ की वैल्यू को यहाँ पे ये बढ़ाता है। तो गाइज यहाँ पे देखा आपने कि 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए। कैसे लगे ये आपको क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपको लेके आने हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ कि कैसे क्वेश्चंस आपको और चाहिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस के थोड़ा हार्ड चाहिए या फिर इंश्योरेंस के थोड़े हार्ड चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।